कक्षा 12 में ये चैप्टर 4 है फिजिक्स में, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी कि यदि हम किसी दंड चुंबक यानी जो छड़ चुंबक जो होती है ना, दंड चुंबक के समीप किसी बिंदु पर एक छोटी चुंबकीय सुई रखें या लटकाएं तो वह सदैव एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है। वैसे अक्सर उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, ठीक है ना। तो यदि हम सुई को किसी अन्य बिंदु पर रख दें तो वह भी किसी अन्य निश्चित दिशा में जाकर स्थिर होती है। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक निश्चित दिशा चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायो सेवर्ट का नियम, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो बायो सेवर्ट लो, बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, जो कि ऑरेस्टेड का जो प्रयोग था, ठीक है ना। अब फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे बायो तथा सावर्ट, ये कहाँ के थे? फ्रांस के। तो फ्रांस के जो वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने और लगभग सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया और बताया कि किसी चालक खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात हम लिखेंगे कि यदि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान dV निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इसमें हमने मान लिया चित्र में कि XY एक लंबा तार है। इस चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही है। AB एक लघु अवयव है, जिसकी लंबाई है dl, लघु अवयव यानी कोई पार्ट। इसके मध्य बिंदु से और r दूरी पर एक बिंदु P है, इसकी दूरी है r दूरी पर एक बिंदु P है, ये r दूरी है तो एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो उन्होंने बताया कि इस अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में जो लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र dV का मान उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती। ये कोण बन रहा है यानी लघु अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने लघु अवयव कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी dV बराबर साइन थीटा। ओके, अब इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की, इन दोनों के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dV अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। जहाँ पर थीटा मैंने लिख दिया है कि dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। और नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र dV का मान दूरी के यानी अवयव से जो दूरी है बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों को मिलाने पर dV अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा अपन r², इन चारों को मिला दिया। dV बराबर इस अनुक्रमानुपाती को हटाकर बराबर लगाया तो एक स्थिरांक लिया μ0/4π IDL साइन थीटा अपन r², जहाँ पर μ0/4π अनुक्रमानुपाती नियतांक है। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अब μ0 का मान निकालेंगे तो μ0 का मान इतना होता, अभी तो ये दिया है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। ओके, या μ0/4π को बटे में ले आओ
बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब एम के इस पद्धति में म्यू जीरो का मात्रक क्या हुआ, तो म्यू जीरो का मात्रक अभी बताया, ये लिखाया था मैंने न्यूटन प्रति एम्पियर, तो न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन होता है बल का, एम के इस पद्धति में होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो हो गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, इसकी बिमा किलोग्राम को एम से, मीटर को एल से, सेकंड को टी से और एम्पियर को ए से, तो ए स्क्वायर, यहाँ से इसकी बीमा निकाल दी। तो एम एल टी की पावर -2, ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर -2। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में संबंध। हम जानते हैं कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान अभी बताया है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जो कूलाम के नियम में स्थिरांक लिया था उसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 को देंगे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 10⁻⁷ अपॉन 9 × 10⁹। तो इन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, छोटे में लगा, रख दो। तो ये बचे 4 पाई से 4 पाई गया, तो इसी पलट की संख्या ऊपर गई, तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16। ठीक है, ये घात को हम नीचे लिया है, ठीक है ना। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, ये हमने ऐसे किया, परंतु 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर होता, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9 × 10⁻16 को हमने लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका स्क्वायर है। जहाँ पर ये मान जो होता है ये प्रकाश की चाल होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल को c से व्यक्त करते हैं। यहाँ भी लिखा है कि ये प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल है। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c², इसकी जगह पर लिख दिया c², तो c² को इधर ले गया क्रॉस गुणा करके, तो ये इसके बटे में आ गई, c = 1/√μ जीरो एप्सिलॉन जीरो। अब है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम निम्न 2 नियमों में से किसी एक नियम को लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ठीक है ना, इससे तो हम किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और नियम नंबर 2 से हम लगने वाले बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यदि हम अपने दाएं हाथ को, कौन सा हाथ है, ये वाला दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा I की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा B की दिशा को व्यक्त करती है, B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात ये है, जैसे हमने दाएं हाथ का पंजा ऐसे फैलाया, ठीक है ना, और ऐसे हमने इसको धक्का दिया, ठीक है ना, तो ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र B की जो धारा के कारण बिंदु P की ओर संकेत करें, ये बिंदु है हमारा P, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ कर ऐसे पकड़ लिया, दाएं हाथ ये सीधा हाथ है हमारा, ऐसे करके इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ही तो घुमाते हैं, ऐसे करके दाएं हाथ को ऐसे, तो जैसे जैसे पेच की नोक आगे बढ़ेगी वही उसकी किसकी दिशा होगी, वैद्युत धारा की दिशा होगी। और जो पेच घूम रहा है ये ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये मैंने इसमें दिखाया, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, ओके। ये धारा बह रही है चालक में, तो इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इसके ये है, P की लंबवत है। तो यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। नेक्स्ट आगे कराएंगे वीडियो में।
इतना ही आप प्लान कीजिए आज।